अच्छा, आजकल ये बात की जाती है कि हमास ने जो वॉर स्टार्ट की थी, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। और क्योंकि जहाँ पहले साल में अगर 10 हलाकतें हो रही होती थी, तो आज एक दिन में जो है ना हज़ारों लोग मर रहे हैं। और इज़राइल बिना देखे, बिना सोचे जो है लाखों लोगों को, हॉस्पिटल्स को ब्लास्ट कर रहा है विदिन सेकंड्स। तो हमास ने क्या अचीव किया है थ्रू दिस वॉर एंड उसके पीछे लॉजिक क्या थी? अच्छा, जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं या सोचते हैं कि क्या हमास ने ये चीज़ ठीक की है या गलत की है, ये बात बिल्कुल लॉजिकली ठीक है आपकी कि जहाँ पर उनके पहले 10 लोग मार रहे थे साल के अंदर, तो अब वो एक दिन के अंदर उन्होंने 5,000 10,000 लोग मार दिए। तो अगर आप इसको एक रैशनल लॉजिकल अंदाज में देखेंगे तो ये आपको कंप्लीटली इलॉजिकल चीज़ लगती है और बेवकूफ़ी लगती है। लेकिन ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना कि हर चीज़ को हम अपनी रैशनैलिटी के अंदर लेके आएँगे, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि इस चीज़ का आपको जवाब कभी भी रैशनैलिटी के अंदर नहीं मिलता। रैशनली ये चीज़ वाक़ई में बेवकूफ़ी है कि आप जहाँ पर आपकी ज़िंदगी पहले ही बुरी है, आप उसको मज़ीद बुरी क्यों बनाना चाहते हो? इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमोशनल और एक जज़्बाती जवाब बनता है और एक जज़्बाती रीज़न ही बनता है। अगर आप रैशनैलिटी के तौर पे देखते हैं, तो एक बंदा जो गुलामी कर रहा है, जिसको जबरन गुलामी करवाई जा रही है, उसके पास रैशनली एक बेहतर ऑप्शन क्या बनता है? उसके पास ये ऑप्शन बनता है क्योंकि उसको खाना-पीना तो दिया जा रहा है ना, एक शेल्टर है उसके पास, वो गुलामी करे। जो उसके आका उसको कहते हैं वो करता रहे, उनके खिलाफ बगावत ना करे। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? दूसरा ऑप्शन उसके पास एक जज़्बाती आता है, एक इमोशनल होता है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो होती है, ज़ाहिर-सी बात है, वो भी एक इंसान का कोई भी अमल लॉजिक से बाहर नहीं होता, लेकिन मैं उसको कहूँगा इमोशनल लॉजिक होती है। इमोशंस की अपनी एक लॉजिक होती है। वो हमारे इस रैशनल माइंड के अंदर नहीं आती। वो उस रैशनल सॉरी इर्रेशनल लॉजिकल जो उसका माइंड है या इमोशनल माइंड है, उसके ज़रिए से ये डिसाइड करता है कि यारा मैं ये 50-50% चांस ले लूँगा कि अगर तो मैं जीत गया अपने आका से, तो फिर तो मेरी जन्नत है इस दुनिया के अंदर। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि फिर तो वो जो अचीव करना चाहता था, वो अचीव कर लिया उसने। और अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर मेरी मौत है। फिर मैं जो मेरी मौजूदा कंडीशन है, उससे भी वर्स्ट कंडीशन में एक सेंस में मैं आप कह सकते हैं कि वो उसमें चला जाएगा। ये अब इसमें आ जाता है कि पर्सपेक्टिव्स का क्लैश आ जाता है। जो गज़ा के लोग हैं, अगर उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली है कि हमने अपने पैरों पर खड़े होकर जान गँवा देनी है, लेकिन झुक कर हमने कभी ज़िंदा नहीं रहना। तो फिर हम उसको किसी भी अपने उस रैशनल अंदाज़ से देखने की कोशिश करते रहें, हमें वो बात कभी समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि जो उस वक़्त सिचुएशन उनकी चल रही है ना, उसको हम यहाँ पे बैठ के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि जी उनको ये नहीं कह सकते आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं और हमें खुद क्या करना चाहिए है। इसमें भी आपको मुख्तलिफ तरह की राय मिलती हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी नहीं देखो जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है और अ, हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इस टाइप की बातें करते हैं। वो भी ठीक है, एक हद तक लॉजिकल बनती है बात। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन आती है ना कि यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर इमोशंस जो हैं वो रैशनैलिटी के ऊपर हावी आ जाते हैं और आने भी चाहिए। इसकी हमें क्योंकि मैं आपको हदीस के अंदर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये बात समझ में आती है। हदीस हमें ये बात किस तरह से समझाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई बुराई देखो, तो हाथ से रोको। अगर तुम कोई उसकी ताकत नहीं रखते हो, तो तुम ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से भी नहीं कर सकते, तो कम से कम दिल के अंदर बुरा समझो। रैशनैलिटी क्या कहती है? जो हमारा दिमाग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि सबसे पहले आप ज़ुबान से बात करो। पहले दिल में बुरा समझो ना। दिल में बुरा समझोगे तो फिर जाके उससे बात करो। अच्छा ये वो बात नहीं सुन रहा, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हाथ से रोको। हमारा दिमाग तो यही कहता है और सारी दुनिया की मोरालिटी यही कहती है। लेकिन इस्लाम ने ये बात क्यों कह दी कि पहले तुमने जाके हाथ से रोकना है? लेकिन इस्लाम की रैशनैलिटी ये कहती है कि पहले आप जो बुराई हो रही है उसको रोको, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप करो कि जी आपने अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आप दिल से बुरा समझो या ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर आपने रोक लिया है उसके बाद फिर आप उनके बीच में फ़ैसला करो।
लेकिन पहले रोको तो सही ना। ठीक है, इस्लाम पहले आपको एक आप कह सकते हैं इमोशनल रैशनैलिटी की बात करता है, इमोशनल लॉजिक की बात करता है, जो मैंने एक तरह से डिफाइन किया। इसकी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि जो अक्सर इस तरह के लोग ये बात करते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ फितरत की आवाज़ है, जो इस वक्त गज़ा या हमास या ये लोग कर रहे हैं, ये फितरत की आवाज़ है। इसीलिए मैंने इसको इमोशनल लॉजिक है, इमोशंस के साथ इसका ताल्लुक है। ये फितरत की आवाज़ कैसे है कि ये लोग जो ये बात करते हैं आपके और मेरे सामने कि जी हमने हमें इतनी लॉजिकल बात लगती है कि जी आपने जंग छेड़ दी उनके खिलाफ। मैं ये भी बात क्लियर करता हूँ कि जंग इन्होंने छेड़ी नहीं है, जंग पहले से थी। ये भी बात ज़रा क्लियर करना ज़रूरी है अवाम के लिए। ये बात जो ये लोग करते हैं, अगर इनके अपने घर के ऊपर हमला हो जाए, तो उस टाइम ये क्या करेंगे? उस टाइम क्या ये बैठ के ये कहेंगे जी अच्छा चलो, पहले एक दिन बंदा आया था, उसने हमारे घर के गैराज पे कब्ज़ा किया था। तो हम कहते हैं चलो गैराज तक ही किया खैर है। फिर आगे आएगा, अगले दिन आके तो आपके सहन पे कब्ज़ा कर लेगा। फिर आप कहोगे नहीं, नहीं अभी कमरों में तो नहीं आया ना, सहन तक ही आया है। फिर एक कमरे पे कब्ज़ा करेगा, आप एक से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएँगे। आप कहेंगे नहीं अच्छा अभी तो उसने एक कमरा हमारे लिए छोड़ दिया। तो आप क्या इस बात का इंतज़ार करेंगे कि जब वो बिल्कुल आपके सारे घर पे कब्ज़ा कर लेगा तो फिर आप उससे लड़ेंगे? बेशक उसके पास जितनी मर्ज़ी ताकत है। ये चीज़ जो है ना, उस टाइम ये लोग ये काम नहीं करेंगे। उस टाइम वो कहेंगे मेरे घर का 1 इंच किधर गया? ये क्यों जा रहा है? उसके लिए वो 1 इंच के लिए भी लड़ेंगे। चाहे उसके लिए जान भी चली जाए। क्यों? क्योंकि फितरत की आवाज़ है। ज़ुल्म के खिलाफ इंसान बोलता है। अगर किसी और के साथ ज़ुल्म हो रहा है ना, इंसान हो सकता है ना बोले। कम से कम हो सकता है उसके दिल में भी बुरा ना लगे उसको। लेकिन जब उसके अपने ऊपर बात आती है ना, तो उस टाइम वो फिज़िकली एक्शन लेता है और बल्कि दूसरों को भी पुकारता है कि तुम क्यों नहीं आ रहे? तो यही सिचुएशन है कि ये हमारी आप कह सकते हैं कि इस चीज़ की लैक है कि हम जो गज़ा के लोग हैं उनको अपना भाई या अपना जिस्म नहीं मानते, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। अगर एक आँख या एक उज़्व को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है। वो उसको उसके आसार ज़ाहिर करता है बुखार के ज़रिए से और दर्द के ज़रिए से। और ये बात भी फिर मैं वो जो पीछे बात छोड़ दी थी कि मैं क्लियर कर दूँ कि ये जंग अभी गज़ा के लोगों ने या हमास ने स्टार्ट नहीं की है। ये इसराइल ने काफ़ी पहले से स्टार्ट की थी, जब उसकी बुनियाद बनी थी पहली, उस दिन से उसकी ये जंग उसने स्टार्ट कर दी थी। जो ओप्रेसर होता है, जो हम इसको ओप्रेसर कहते हैं या कॉलोनिस्ट कहते हैं, जो भी इसमें आ जाती हैं चीज़ें, उसकी बाय डेफिनेशन ही उसकी ये है कि जो बंदा ऑफेंसिव पोज़ीशन के अंदर होता है। अब कोई बंदा आपके घर पे हमला कर रहा है और आप ये कहो कि जी नहीं, नहीं आप उसके लिए मुखालिफ जब लड़ने की कोशिश करो, वो कहे कि नहीं, नहीं देखो इसने मेरे खिलाफ जंग शुरू कर दी। उसने जंग शुरू नहीं की है, जंग आपने शुरू की हुई थी। उसने अपना दिफ़ा किया है। उस अपने दिफ़ा के लिए उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उस मकसद के लिए कोशिश करता रहूँगा। तो आई थिंक इसमें ये बात आती है। बाकी जो गज़ा के लोग हैं या फ़लस्तीन के लोग हैं, उनको हम ये मोरालिटी समझाने की कोशिश ना करें, रैशनैलिटी समझाने की कोशिश ना करें। मैं समझता हूँ कि हम अपनी मोरालिटी, अपनी रैशनैलिटी के ऊपर काम करें। क्योंकि जो इस वक़्त वो काम कर रहे हैं ना, उनकी तो बचत हो जाएगी, हमारी नहीं होगी। ठीक है? वो काम जो वो कर रहे हैं, वो हमारे करने का था। बाकी इसमें बहुत सारी और छोटी-मोटी बातें आ जाती हैं, अगर आपने कोई इसकी लॉजिक बनानी भी होगी, तो वो ये आ सकती है कि करंट सिनेरियो के मुताबिक जिस तरह सऊदी अरब था या मुख्तलिफ अरब ममालिक थे, वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे थे। नेतन्याहू ने तो यूएन के अंदर जाके कहा था कि हम सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने लगे हैं, और उसने एक तरह से ये ग्रेटर इसराइल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसने ये बताया था कि हम इस तरीके से जो है, इनके साथ अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने वाले हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उनकी ये अटेम्प्ट थी कि हम इस चीज़ को रोकें, और ताकि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर या ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो मसला फ़लस्तीन है वो कहीं दब के ना रह जाए। लॉजिक बनाना चाहेंगे तो बहुत सी लॉजिक बन जाएँगी, लेकिन असल चीज़ यही है कि जो जिसके ऊपर बीत रही होती है, सबसे बेहतर आपको उसकी लॉजिक वही बता सकता है।